नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहेगा आरपीएससी से संबंधित हिंदी विषय से। एक मिनट। आरपीएससी से हिंदी विषय से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हिंदी विषय में भी ये हिंदी साहित्य से संबंधित है। साहित्य में हम इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न और उसके बाद रचना और रचनाकारों से जो प्रश्न आए हुए हैं अभी तक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में ये काम आएंगे। और जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही प्रश्न मैं लेके आया हूँ। तो ये आपके वैसे तो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर है। ये आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में कॉमन रूप से काम आते हैं, क्योंकि साहित्य दोनों में ही लगता है, दोनों में रचनाकार और रचनाएं पूछी जाती है। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मैंने प्रश्न तो है ही, इसके अलावा इसमें जो फैक्ट होते हैं बीच में कि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो भी इनके साथ मैंने इंक्लूड किए हैं। उसके अलावा जो प्रश्न आए हुए हैं, जैसे मान लो पूछ लिए किसकी रचना है, उसके अलावा जो अन्य दी हुई है उनको भी मैंने बता दिया बीच में कि ये रचनाएं किन किन के हैं। तो विस्तार से एकदम बराबर लेके चलेंगे हम। और दूसरी बात दोस्तों, आप वीडियो देखते हो उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो और कमेंट भी नहीं करते हो, ये करना भूल जाते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में चले जाना और वहाँ से पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इस पहले प्रश्न के माध्यम से। पहला प्रश्न है, बिसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो बीच में मैं फैक्ट बताऊंगा वो आप अपनी जो नोटबुक है उनमें आप ऐड कर लेना। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है और बार बार आता है एग्जाम में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हर एग्जाम में ये आता है। जितने भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हिंदी के पेपर हुए हैं लगभग आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर है राजमती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न निम्न में से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ माना है? ये पहले भी आ चुका है, मैंने इसको आपको विस्तार से बताया था और आज एक बार फिर से मैं ये बता देता हूँ कि प्रमाणिक किसने माना है पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक। अब देखो, पृथ्वीराज रासो को तीन प्रकार से, एक तो प्रमाणिक मानते हैं, एक अप्रमाणिक, एक अर्ध प्रमाणिक। ये तीनों ही आपको ध्यान रखना है, कौन सा प्रमाणिक मानते हैं, कौन सा अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और कौन सा अप्रमाणिक मानते हैं। तो यहाँ प्रमाणिक का पूछा है और इसमें भी आपको एक नाम तो आपको कंफ्यूज कर देगा क्योंकि मिलते जुलते नाम है। इसका राइट आंसर तो होगा श्याम सुंदर दास। लेकिन अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में भी एक नाम श्याम सुंदर से मिलता जुलता है, उनका नाम है श्यामल दास, ये है श्याम सुंदर। बस इतना ही फर्क है, ध्यान रखना। श्यामल दास है वो, ये है श्याम सुंदर। अगर हम बात करें तो प्रमाणिक और अप्रमाणिक दोनों की मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको। एक मिनट, ये अलग पेज ले लेते हैं। एक तो प्रमाणिक मानने वाले कि कौन कौन से विद्वान है वो प्रमाणिक मानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक अप्रमाणिक मानने वाले, अपनी कॉपी में ये ऐड कर लेना आप। एक अर्ध प्रमाणिक और है वो अलग से लिख दूंगा। अप्रमाणिक, प्रमाणिक, प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक। अर्ध प्रमाणिक में एक ही नाम ध्यान रखना है आपको, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब जो विद्वान इसको प्रमाणिक मानते हैं उनके नाम आप देख लो। सबसे पहले तो होगा ये नाम, एक तो आ ही गया श्याम सुंदर। श्याम सुंदर आप सुन लेना यहाँ अगर आपको समझ नहीं आए। दूसरा है टोड यानी कर्नल जेम्स टोड। तीसरे हैं मिश्र बंधु, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मोहनलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इसके अलावा एक नाम और है मथुरा प्रसाद दीक्षित, यानी एक नाम है मथुरा प्रसाद दीक्षित। ये नाम आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में, ऐसे लिख लेना। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। मैंने प्रमाणिक का बता दिया है। अब अप्रमाणिक, अप्रमाणिक में ये श्याम सुंदर है, जबकि यहाँ है श्यामल दास। श्यामल दास हो जाएगा। उसके बाद गौरी शंकर ओझा हो जाएगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर ओझा हो गए। उसके अलावा मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद। उसके अलावा वुलर हो गए। और ये जो विद्वान है ये सभी इसको अप्रमाणिक मानते हैं, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं, जबकि प्रमाणिक मानने वाले ये विद्वान हो गए। अर्ध प्रमाणिक मैंने आपको नाम एक नाम बता दिया, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है और अपने नोट्स में ऐड कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि आदिकालीन साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियों में से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यानी ये नहीं का पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना आपको। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। युद्ध का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतः विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ये बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका सही नहीं है, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया, ये बात गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि किसने आदिकाल को क्या क्या नाम दिए, वो भी आपको ध्यान रखना है। और अभी इसमें सिद्ध और सामंत काल कहा है, तो सिद्ध और सामंत काल, यानी यहाँ आपको हिंट भी मिल जाएगी। ये देखिए, ये सामंत है, सामंत, ये यहाँ देखिए यहाँ भी सा आ रहा है, राहुल सांकृत्यायन। यानी आदिकाल को सिद्ध और सामंत काल किसने कहा है, तो राहुल सांकृत्यायन का है। इसके अलावा रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, तो इन्होंने संधि काल या चारण काल कहा है, ये नाम दिया था आदिकाल को। जबकि महावीर प्रसाद ने बीजोपन काल कहा था, बीजोपन काल। जबकि मिस्र बंधु ने क्या नाम दिया था, मिस्र बंधु ने नाम दिया था प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल नाम दिया था इन्होंने, मिस्र बंधु ने। और बीजोपन काल ये नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध या सामंत काल कहा था। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको कि अवधि भाषा नहीं है, यानी अवधि भाषा में कौन सी रचना नहीं है इनमें से। तो रामचरितमानस अवधि भाषा की है, जानकी मंगल भी अवधि भाषा की है, रामलला लहचो भी अवधि भाषा की है। जबकि कवितावली है, ये अवधि भाषा की न होकर ब्रिज भाषा की है। इसके अलावा एक दो और नाम ध्यान रखना, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये भी ब्रिज भाषा की, ये भी आप ऐड कर लेना। यानी कवितावली हो गया, गीतावली, उसके अलावा विनय पत्रिका, ये जो रचनाएं हैं वो है ब्रिज भाषा में। ये बात आपको ध्यान रखनी है और अपने नोट में ऐड कर लेना, अपने नोट्स में, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, थोड़ा गला खराब होने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ रही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि अष्ट साप से संबंधित नहीं है, यानी संबंध नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो इसको हम देख लेते हैं। अष्ट साप के कुल 8 कवि है। इनमें से विठलनाथ के अलग है, और उनके पिताजी के जो कवि अलग है वो 4 अलग है, और इनके 4 कवि अलग है। तो इन 8 की हम बात कर लेते हैं अभी। तो इसका हम एक अलग पेज ले लेते हैं। हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ, ये हो गया अलग पेज। तो अष्टसाप के कुल 8 कवि हैं। इनमें से 4 कवि तो हो गए वल्लभाचार्य के, और 4 कवि है विठलाचार्य, यानी विठलनाथ के 4 कवि, और 4 कवि ही अपने वल्लभाचार्य के। तो ये अष्टसाप के हो गए, अष्टसाप, अष्टसाप हो गए। 4 कवि जो है वो है वल्लभाचार्य के, वल्लभाचार्य के, और 4 कवि हो गए अपने विठलनाथ, यानी विठल, ये से ध्यान रखना, विठलनाथ के, ठीक है ना। तो 4 कवि कौन कौन से हैं जो वल्लभाचार्य के, तो वो है कृष्णदास नंबर 1, कृष्णदास, ये नाम ध्यान रखना आप, कृष्णदास पूरा नहीं लिख रहा हूँ ताकि सभी आ जाए एक साथ। कृष्णदास, सूरदास, प्रमुख कवि है ये सूरदास अष्टसाप के। उसके अलावा परमानंदास, परमानंदास, उसके अलावा अपने हो गए एक कुंभन दास, कुंभन दास। तो ये 4 कवि है वो है वल्लभाचार्य के शिष्य। जबकि 4 कवि जो विठलनाथ के शिष्य है वो है, एक तो हो गए नंददास, नंददास, उसके अलावा एक हो गए अपने गोविंददास, गोविंददास, उसके अलावा एक अपने हो गए चतुर्भुजदास, चतुर्भुजदास, और एक हो गए अपने लास्ट चित्त स्वामी, चित्त स्वामी। ये 4 कवि इनके हैं।
यानी टोटल अष्टचाप के 8 कवि, 1 कृष्णदास, 2 सूरदास, 3 परमानंद दास, 4 कुंभनदास, 5 नंददास, 6 गोविंददास, 7 चतुर्भुजदास और 8वां चित स्वामी हो गए। ये 8 कवि हैं, जिनमें से 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के अलग अलग शिष्य हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आप दोबारा पढ़िए, इनमें से कौन सा कवि अष्टचाप से संबंध नहीं है? तो सीधा सा है, देखिए गोविंददास भी है इसमें, और गोविंददास भी है, परमानंद दास भी है, कृष्णदास भी है, जबकि ये नाभादास ये नहीं है। तो इसका यही आंसर है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसके नहीं है। जबकि जो ये 4 कवि दे रखे हैं, परमानंद दास, कृष्णदास और गोविंददास, ये तो इसमें से 2 तो इसके हो गए वल्लभाचार्य के, जबकि एक ये विठलनाथ के शिष्य है। ये इस प्रकार कुल 8 कवि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला हो गया हमने, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? यानी संत काव्य से ये दे रखा है, ये अपने भक्ति काल का है, जिसमें भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो ये अपने हो गए ज्ञान मार्गी, एक हो गए वो भक्ति वाले हो गए ना। भक्ति काल में भी इसमें अलग अलग है, एक कृष्ण भक्ति है, एक राम भक्त हो गया। और संत में भी 2 प्रकार के हो गए, एक प्रेम मार्गी हो गया, एक ज्ञान मार्गी हो गया। ये अलग अलग है। प्रेम मार्गी में सूफी कवि आ जाएंगे, जबकि ज्ञान मार्गी में ये संत कवि आ जाएंगे। तो इनमें कबीर है, रैदास है, धन्ना है, पीपा है, ये सब आते हैं, ये अलग है। ये अग्रदास जी हो गए, ये इसमें आ गए राम भक्ति और कृष्ण भक्ति कवि। तो इसका यही नहीं होगा, ये इसका नहीं है अग्रदास जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि, हाँ अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़ी लोकनायक तुलसी हुई, यह कथन किस विद्वान का है? यानी हमें यह कथन बताना है कि यह कथन किस विद्वान का है। तो यह कथन हो गया अपने जॉर्ज गिरियर्सन का। इसी से मिलता जुलता है एक कोटेशन और है, वो भी ध्यान रखना आप। विसेंट स्मिथ ने इनके बारे में कहा था कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, तुलसीदास के बारे में कहा था कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, ये कथन किसका है? तो ये कथन है विसेंट स्मिथ का। जबकि नाभादास ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ये भी आप ध्यान रखना, अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार है। तो हमें ललित ललाम के रचनाकार के बारे में बताना है। तो कौन है इसके? तो इसके हो जाएंगे, ये हो गए मत्तीराम, यहाँ हो गया मत्तीराम, मत्तीराम है इसके। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? यानी हमें देव की रचना बतानी है, इनमें से कौन सी नहीं का पूछ रही। तो रस विलास है, भवानी विलास है, अष्टयाम है, रस मंजरी, ये नहीं है, ये देव की रचना नहीं है। जबकि रस मंजरी है चिंतामणि की। ये किसकी रचना है? ये है चिंतामणि की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? यानी हमें इनमें से सेनापति की बतानी है। तो कौन सी है सेनापति की? सेनापति के कवित्त रत्नाकर, यानी कवित्त रत्नाकर जो रचना है वो है सेनापति की। उसके अलावा अगर हम बाकी को भी तो जान ले कि किसकी रचना किन किन की है। श्रृंगार निर्णय ये है भिखारी दास की, भिखारी दास की। जबकि कवि कुल कल्पतरु ये है चिंतामणि की। और एक बज के अपने छंदमाला, तो ये है केशवदास की। ये रचना भी हमें ध्यान रखनी है, केशवदास की ये छंदमाला। तो ये अलग अलग रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये है महाराजा जसवंत सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी घनानंद के बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है, उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से भिन्न थी, सर्वथा भिन्न थी, बिल्कुल थी, ये भी सही बात है। उसके बाद एक चीज़ और, ये घनानंद ये मुक्त काव्य धारा के कवि है। उसके बाद अगला है वे प्रेम के पीर के कवि थे, ये बात भी सही है। इसके बाद ये देख लेते, भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। और लास्ट विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार था, ये बात सही है। लेकिन ये बात गलत है, इन्होंने शब्द शक्ति में अभिधा का प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने किया था लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का, लक्षणा और
व्यंजना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। लक्षणा और व्यंजना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग न करके लक्षण और व्यंजना शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है और अपने नोट्स में ऐड कर लेनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन हो गया, इनमें से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है? यानी कौन सी रचना है जो मुल्ला दाऊद की रचित है? तो इसमें हो जाएगा चंदायन। उसके अलावा ये भी तो जानना जरूरी है कि बाकी रचनाएं किसकी है। तो चित्रावली हो गई अपने उस्मान की, और ये मृगावती और मधुमालती ये थोड़ा कंफ्यूज करती है, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। अगर काम कर जाए तो अच्छी है, नहीं ध्यान रख लेना। मधु मालती, तो हम जब ये मधु गुटखा आता है एक मधु, तो मधु गुटखा खाते हैं तो दांत खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मंजन करना होता है। ये भी ध्यान रखने, मंजन। और ये मृग कहते हैं हरिण को, तो हरिण के पीछे उसको पकड़ने के लिए कौन भागता है खाने के लिए? तो वैसे ये नाम है, थोड़ा हिंट दे रखा है, तो कुतुबन है, तो कुतुबन से कुत्ते का थोड़ा ध्यान रखना। कुतुबन, कुतुबन हो गया, ये कुतुबन है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये हिंट के लिए, अन्यथा इसको मत लेना। तो मृगावती है कुतुबन की, मधुमालती है मंजन की, जबकि चंदायन मुल्ला दाऊद की होगी, चित्रावली होगी उस्मान की। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जायसीकृत पद्मावत, पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? हमें गलत बताना है। तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया था। एक चीज और, ये जो मानस रामचरित्र मानस है तुलसीदास की, इसके अनुकरण पर, जबकि पद्मावत जो रचना जायसी ने की थी, ये रामचरित्र मानस से लगभग 34 वर्ष पूर्व ही कर ली थी इन्होंने, 34 वर्ष पूर्व ही कर ली थी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रेमा खान का भी बिल्कुल है, इसकी भाषा ठेठ अवधि है, ये भी सही है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य वीर्य वर्णन के अंतर्गत आता है, ये भी सही। ये बातें भी आपको बराबर ध्यान में रखनी है, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो गया, इनमें से मध्यकालीन संत भगत कवि का संबंध राजस्थान से नहीं था। राजस्थान से संबंध दादू दयाल थे, संत पिंपा थे, नागरीदास थे, जबकि मलुक दास ये नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यानी हमें कौन सा बताना है, गलत कथन बताना है, कौन सा है? वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासना करते थे, बिल्कुल वे निर्गुणी थे। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान को, पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया, ये बात भी बिल्कुल सही है। वे जाति पंथ धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे, ये बात भी सही है। यानी ये हो गया, तो इसका मतलब ये अपने आप ही गलत हो गया। पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे, बिल्कुल भी नहीं मानते थे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित हुआ है इसका प्रयोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो गया अपने, इनमें से कवि बिहारी और उनके सत्सई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं बताना में, सबसे पहले प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो प्रकृति का आलम्बन, उद्दीपन और आलम्बन दोनों, दोनों की विशेषता है इनकी, न कि सिर्फ आलम्बन की, उद्दीपन और आलम्बन दोनों का। दूसरा है लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय शास्त्र देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। अनुभव के चित्रण में बिहारी सिद्धस्त थे, ये बात भी सही है। सच सही में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, यही गलत है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? पिछले वीडियो में मैंने भारतेंदु मंडल का बताया था आपको, तो कौन सा नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र बिल्कुल थे, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ये भी थे, ठाकुर जगमोहन ये भी थे, बालकृष्ण शर्मा ये नहीं थे, बालकृष्ण भट्ट जो थे वो थे, बालकृष्ण शर्मा नहीं थे। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये बालकृष्ण शर्मा ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? यानी इनमें से एक कौन सी रचना है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं है? भारत दुर्दशा बिल्कुल थी, नील देवी थी भी,
प्रेम मोहिनी ये नहीं है, हालांकि ऐसी मिलती जुलती नाम था उसका, लेकिन ये नहीं है। अंधेरी नगरी ये थी। तो प्रेम मोहिनी इनकी रचना नहीं है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, तो किसकी है? ये है श्री विद्यानिवास मिश्र की है। श्री विद्यानिवास मिश्र की ये रचना है, ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जबकि इनकी रचना का नाम था प्रेम योगिनी या प्रेम जोगिनी। प्रेम जोगिनी या प्रेम योगिनी ये नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रेम मोहिनी जो रचना है वो है विद्यानिवास मिश्र की। और उसके बाद खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यानी हमें खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताना है। कौन सा है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य? तो ये महाकाव्य फिर ये प्रवास, और ये किसका है ये भी ध्यान रखना है। ये है हरियोध जी का। हरियोध जी का ये महाकाव्य है। उसके अलावा ये संकेत मैथिली शरण ये हो गया। कामायनी जयशंकर प्रसाद हो गया। वेद ही वनव्यास ये भी इनका हरियोध जी का हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये ध्यान रखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन सा? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? रंग में भंग है, भारत भारती भी है, द्वापर भी है, वेदई वनव्यास ये नहीं है। ये विद्यानिवास उनकी है हरियोध जी की, अभी बताया था आपको, हरियोध जी की ये रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान से सुन लो, हम आगे एक सीरीज चालू करेंगे जिसमें हमारे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। वो है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, कक्षा 11वीं और 12वीं की, जो आरबीएससी की पहले चलती थी 11वीं और 12वीं की। इसमें से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आपको एक सार के रूप में, यानी जिसका निचोड़ होगा, सीधा सार लेके आऊँगा प्रश्नोत्तरी, उसके बाद हम लाएंगे। सबसे पहले आपको संक्षिप्त रूप में उसका जो इतिहास के पार्ट है उसमें शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें आपको एक जगह बना के नोट्स में दे दूंगा, उसका वीडियो डालेंगे, उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। उसके बाद उसी से यानी 11वीं किताब से हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनाएंगे। हर एक पार्ट का जितने इसमें पार्ट दे रखे हैं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो आधुनिक काल हो, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे वो भक्ति काल हो, चाहे रीतिकाल हो, जितना भी मैटर है सभी का सभी मैं यूट्यूब पर एक एक पॉइंट आपको दूंगा, और उसी से संबंधित क्वेश्चन भी एक एक क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसकी लिंक आपको पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और अगर टेलीग्राम में दिक्कत आई तो कभी कभी क्या होती है, एक साइट में आप देख लेना, वो HTTP उसके बाद टी लिख के मी लगा रखा होता है ऐसा। अब वो क्या होता है कि यहाँ ये पॉइंट वाले से पहले हमें पूरा टेलीग्राम नाम लिखना होता है, ये लिखेंगे तो उसमें हम ज्वाइन हो जाएंगे। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो उसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बता देना कि टेलीग्राम ज्वाइन करने में किसी को दिक्कत हो रही है, तो कमेंट करके बता देना। बाकी आपको समस्या नहीं आएगी, मैंने वो सही कर रखी है लिंक, तो ग्रुप वो ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।